मैं कल रात को सोच ही रहा था इस आर्टिकल के बारे में, जो आज आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि अब ये आर्टिकल कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज 5-6 दिन से लगभग आप सभी कोई भी बोर हो गए होंगे रसिया यूक्रेन के बारे में सुनते सुनते। क्योंकि अब इस पूरे न्यूज़पेपर में, पूरे न्यूज़ चैनलों में, कहीं भी देखा जाए, पूरे यूट्यूब में इनके अलावा और किसी का मतलब कि वर्णन किया ही नहीं जाता। इन मतलब रसिया यूक्रेन वार, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इनके अलावा कोई दूसरा टॉपिक देखने को ही नहीं मिलता। क्योंकि अब यही आप ही लोग देखिए ना, अभी युद्ध के पहले ना कितने सारे क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण, ये स्मोक टावर, इसके बारे में कितने सारे आर्टिकल्स आते थे, लेकिन जैसे ही ये युद्ध छिड़ा ये सब गायब हो गए। और पता नहीं कैसे अचानक जैसे भगवान ने मेरी सुन ली, आज फिर से ये ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के बारे में आज फिर से एक आर्टिकल द हिंदू में छप ही गया। जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो ऑथर लिखता है कि एक संदेश है, मतलब कि ऑथर जो तो एक संदेश दे रहा है कि 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के साथ दुनिया आज लगभग 20 सालों से जूझ रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, आप लोग भी जानते हैं। और इसके साथ साथ जो है तो ग्लेशियरों का पिघलना, अभी बहुत बड़े बड़े विशाल ग्लेशियर जो है तो अंटार्कटिका से टूट कर अलग हुए हैं। समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होना, ठीक है, तापमान का हमेशा हाई रहना, ये वर्षा का मतलब बारिश के मौसम का उथल पुथल रहना, पता नहीं कभी किसी मौसम में भी बारिश हो जाती है, मानसून का देरी से आना, ये सब जो है तो लक्षण अभी से दिखने चालू हो गए हैं। ठीक है, बारिश का अनियंत्रित होना, कहीं जो है तो बाढ़ ला देना, कहीं सूखा पड़े रहना, जगह जगह स्मोक टावरों का यूज होना एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। लेकिन एयर टावर भी जो है तो अच्छे से एयर पोल्यूशन को कम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने एक जो है तो वीडियो पिछले कहीं वीडियो में अपलोड किया हूँ स्मोक टावर के बारे में। ऑथर कहता है कि हम इस जंग में ये ना भूल जाएं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। क्योंकि जंग तो जंग होती है, लेकिन जंग के बाद भी एक बहुत बड़ी जंग है जिसे हम लड़ने के बजाय उससे हम मुंह मोड़ रहे हैं, वो है हमारा जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन छिद्र, ये सभी जो है तो एक रसिया यूक्रेन के युद्ध से भी बहुत खतरनाक जो है तो ये जंग है, जिसे हम सबको मिलकर टैकल करना है, एक दूसरे से लड़के नहीं, एक दूसरे का साथ देकर। अगर हम साथ में ही जो है तो बहुत सारे इनिशिएटिव चलाएंगे तो ही हो सकता है। और उसके साथ साथ आप जो तो हंगर को बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा। ये कुपोषण, हंगर, ये सब जो है तो एक अन्य मतलब कि एक नेक्स्ट लेवल की चुनौतियां हैं, नेक्स्ट लेवल के चैलेंजेस हैं, जिसे जो है तो अकेले पार कर पाना बहुत मुश्किल है, और ख़ासकर ये इस युद्ध के मामले में। हाँ, तो अगर जो है तो इन सब चीज़ों को, जैसे कि ये हंगर हो गया, ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, ये जो तो बीमारियाँ हो गई, आप लोग ही देखिए, मतलब ये अफ्रीकन कंट्रीज में कितने सारे भुखमरी है। ठीक है, और बहुत जितनी ज़्यादा भुखमरी है उतनी ही ज़्यादा कुपोषण है। एक से टेढ़े बच्चे वहाँ रहते हैं। तो क्या इनको जो तो साफ़ करने के लिए, मतलब साफ़ का मतलब कि इनको ठीक करने के लिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ठीक करने के लिए क्या ये युद्ध ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं ज़रूरी है। युद्ध के स्थान पे हमें कुछ अलग से जो है तो परियोजनाएं चलानी पड़ेंगी। परियोजनाएं तो बहुत सारी चलाई गई है, लेकिन उसमें ठीक से काम नहीं किया जा रहा है, या फिर काम किया जा रहा है तो इतने सारे मतलब इतनी विशाल ये चुनौतियाँ हैं कि इनको दूर ही नहीं किया जा रहा है। रिपोर्ट यह बतलाती है कि इन जलवायु चेंज ने, इस क्लाइमेट चेंज ने मतलब कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी ये जो अनुकूलन है, मतलब कि ठंडी में वो अपने को ठंड के हिसाब से ढाल लेते हैं, गर्मी में वो अपने आप को गर्म के हिसाब से ढाल लेते हैं, वो जो तो इनके बॉडी से बहुत कम हो गया है। अब उनके अंदर ये अनुकूलन की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। यही जो नवंबर में COP26 की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो देशों ने अपना जो है तो नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए जो अपने डेट दिए थे, कोई 2030 का दिया था, कोई 2090 का दिया था, ठीक है, कोई 2070 का दिया था। तो ये जो है ना बहुत 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 बड़ी जो है तो एक भूल है कि हम जो है तो इस तरह के डेट देकर मतलब कि उस मीटिंग से अपने आप को छुड़ा रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं। मीटिंग से पीछा छुड़ा लेना वो अलग मैटर है, और
वास्तव में काम करना, मतलब पर्यावरण के लिए काम करना, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए काम करना, ये जो तो ये दूसरा मैटर है। आपको क्या लगता है कि आप जो तो अपनी सरकार में इस तरह पीछा छुड़ाकर चले जाओगे तो क्या ये मुसीबत चली जाएगी? नहीं, ये दूसरी सरकार में आएगी, ये हमेशा बनी रहेगी, चाहे किसी की भी सरकार है, और हमेशा लोगों को ही नुकसान पहुंचाएगी, इससे लोगों को ही खतरा है। अब देखिए, नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? ऑफकोर्स जो होता है, अब जो विकसित हो गए हैं, जो देश विकसित हो गए हैं, वही जो तो इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि ये शुरुआती टाइम पे बहुत सारा कार्बन एमिशन करके अपने आप को विकसित कर लिए, वायुमंडल में पूरी तरफ से कार्बन फैल गया। अब जब बात आई विकासशील देशों की, गरीब देशों की, वो जो अब कार्बन का उपयोग करने लगे, कोयले का उपयोग करने लगे। अब आप ही लोग सोचिए कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो है तो कोयले के दम पे ही चल रही हैं, है ना। अब आपको पता ही है कि कोयले से जो है तो कार्बन उत्सर्जित होता है और ये एक बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। तो अब इनके ऊपर जो है तो बैन लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आप ही लोग सोचिए, मेरा तो यही मानना है कि आप जो विकसित हो गए हैं, जो कार्बन का पोल्यूशन करके आप लोग जो विकसित हो गए हो, तो आप लोग इन छोटे छोटे देशों की मदद करो, ठीक है, मदद करो इनकी, तब जाके ये विकसित होंगे और यही जो है तो कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे। आप मदद कैसे कर सकते हो? आप पैसा ना दो, पैसा दोगे तो कहीं ना कहीं जो तो भ्रष्ट लोगों में बंट जाएगा। आप पैसा ना दो, आप सामान दो, ठीक है। जैसे कि आप गैस सिलेंडर दो, सपोज दैट मैं यही बता रहा हूँ कि आप गैस खरीदने के लिए पैसा मत दो, आप सीधे गैस सिलेंडर दो, जिससे कि आपका जो दिया हुआ हेल्प है ना, वो उनकी मदद में आ जाए। नहीं तो ऐसे पैसे बहुत सारे आए और बहुत सारे गए, इनका कोई पता नहीं चला। COP26 में भारत ने भी अपना एक टारगेट दिया, वो है 2070 का। जी हाँ दोस्तों, 2070 में भारत में जो है तो कार्बन बिल्कुल तरह से जीरो हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी फैक्ट्रियाँ, कोई भी घरों से जो कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। और हाँ, अब कहीं कहीं लोग सोच रहे हैं तो 2030 में क्या है? 2030 में ये है कि भारत जो है तो ये सुनिश्चित करेगा कि वो जो तो अब कार्बन का उपयोग करने के लिए सक्षम, मतलब कार्बन का उपयोग नहीं करने के लिए सक्षम है या नहीं। मतलब 2030 तक उस भारत की 50% जो एनर्जी, मतलब कि फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उसमें जो है तो 50% जो है तो उन ऊर्जाओं का प्रयोग होगा जिनसे जो तो वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जाओं का प्रयोग होगा फैक्ट्रियों में, ना कि कोयला का, 50% सिर्फ। और 50% जो है तो 2070 तक में ऐसा हो जाएगा। इसका बहुत सारे देशों ने विरोध भी किया कि नहीं, अब तो भारत आगे बढ़ रहा है, तो आप 2070 तक का क्यों टारगेट रख रहे हो? हमारे नरेंद्र मोदी ने भी सीधा बोल दिया कि हमारे पास उतना बजट नहीं है, तो आप हमें कुछ बजट पेश करो। ये थोड़ा फनी था, लेकिन फिर भी हो गया। उनकी जो चालाकी है, जो तो मदद लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, वो अलग मैटर करता है। इस आर्टिकल में जगह जगह पे एक वेट बल्ब, गीला बल्ब है, कि वेट बल्ब जो टेम्परेचर जो तो मेंशन है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है वो हम देख लेते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर जो है तो वो मतलब कि वो सबसे कम तापमान वाला एक पॉइंट है, ठीक है, जिसमें जो तो हवा को ठंडा किया जाता है। वेट बल्ब मतलब उसमें सबसे कम तापमान मापा जाता है और उसमें हवा को ठंडा किया जाता है, ठीक है। इसका जो तो 32 डिग्री, वेट बल्ब का 32 डिग्री जो है तो फ़ारेनहाइट का 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। वेट बल्ब का 32 डिग्री, 32 डिग्री ऑफ वेट बल्ब इज इक्वल टू 19 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट। तो अभी इसका उपयोग मतलब कि ये आगे मैं मेंशन करने वाला हूँ इसको, वेट बल्ब को, इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो मतलब जो आर्टिकल आया है, ठीक है, तो इसका जो है तो ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण, कार्बन इमिशन आदि का क्या क्या प्रभाव पड़ने वाली है, ठीक है, तो वो सभी इस आर्टिकल में मेंशन है। तो इसमें जो है ना पटना का विशेषकर बताया गया कि पटना की अगर हम बात कर लें कि इसका खासकर पटना में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो वेट बल्ब है ना, इसमें 3 डिग्री की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये 32 से 35 या 36 डिग्री तक जा सकता है तापमान। तो आप ही देखिए 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है टेम्परेचर में, ठीक है। आप ही लोग सोचिए कि तापमान में अभी से जो है तो 4 डिग्री की जो है तो बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। अब यही जो तो अब जब भी पटना की बात है ये, ठीक है, तो अब साउथ इंडियन का मतलब सिटीज़ की बात करें तो वहाँ कितनी वृद्धि होगी? वहाँ पर 5 या 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी और ये बहुत 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 घातक सिद्ध होगा।
और इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो आप लोगों को पता है कि गर्मियों में जो है तो लू चलती है, तो इससे ना लू से मौतें बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। लू से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ जाएंगी। समुद्र का जो वाटर लेवल है अभी 44 सेंटीमीटर है ना, इससे बढ़ कर ये 76 सेंटीमीटर तक ये बढ़ जाएगा। मतलब कि समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और ये धीरे धीरे ना तटों के तकरीबन मतलब करीब आने लगेगा। और इससे ये क्या होगा कि 2021 तक, इसमें मेंशन है इस आर्टिकल में कि 2021 तक 5 मीटर तक समुद्र बढ़ जाएगा। 5 मीटर तक, सॉरी 2150 तक, 2150 तक इसमें जो है तो 5 मीटर समुद्र बढ़ जाएगा, ये इसमें मेंशन है। ठीक है। और आप ही लोग देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में ये जितने भी साउथ इंडियन कंट्री, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर समुद्र के किनारे हैं। ठीक है। तो वो सब जो है तो उनके तट डूबने के संकट में है। मतलब वहाँ के तट जो तो डूब सकते हैं अगर यही हाल रहा तो। इसे जो तो 35 मिलियन मतलब सॉरी हाँ 35 मिलियन जो है तो लोगों का जो है तो व्यवसाय चौपट हो जाएगा। वहाँ किनारे जो मछुआरे रहते हैं उनकी भी जीवन शैली खराब होगी। ठीक है भाई, आप ही लोग देखिए वो कोस्ट में रहते हैं और वो जहाँ जो है तो बहुत सारा खतरा बना रहेगा कि अगर थोड़ा सा भी अगर पानी बढ़ा, मतलब कि पैमाने पर जो पानी बढ़ेगा, पैमाने पर अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो रियल लाइफ में बहुत सारा जो तो पानी बढ़ जाएगा। तो लड़ाई के चलते चलते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है तो आर्टिकल हम लोगों के सामने निकल कर आया है। तो आप इस आर्टिकल को आप कैसे समझें ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा या नहीं लगा? तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।